हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की कोचिंग प्रयागराज। जैसा कि आप लोग विगत 2-3 से आपको क्लासेस में और एस टी के रूप में आपको राहुल वर्मा सर सारी चीज़ें बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट हो रहे हैं उस रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको डे बाय डे क्लियर भी करा रहे हैं। इसके आगे हम अब आपके साथ जुड़ेंगे। मैं शिवम पटेल आपके साथ जुड़ने वाला हूँ विथ कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, हम आपको क्लियर कराएंगे। हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। जहाँ भी आपको लगेगा कि सर ये चीज़ें छूट रही हैं, मुझे ये भी जानना है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। सर कमेंट सेक्शन में चाहूँ सर इस क्लास को भी प्रोवाइड करवाइए, ये भी हमें समझाइए। हमें ये एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है चेक में क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। अगर आपकी आवश्यकता रही, आपको लगा कि मुझे एमसीक्यू चीज़ भी चाहिए, तो मुझे के साथ साथ ये सीखना कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो हम एमसीक्यू चीज़ लेके भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आपके साथ जुड़ते हैं, आपको सिखाते हैं क्रॉप के कॉन्सेप्ट, एग्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट। सब भी गया है एग्रोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले आपके साथ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को आजकल मुझे लगता है सुंडा सबने रट रखी होगी। सुंडा में पहले ही पेज पे लिखा मिल जाएगा आपको एग्रीकल्चर या इकोनॉमी, है ना। अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर की, सबको पता है कि लैटिन वर्ड है। बात करते हैं इकोनॉमी की, कहता है वो ग्रीक रूट, और 2 रूट वर्डों से बना, ग्रॉस प्लस नॉमस। ग्रॉस प्लस नॉमस अगर बात करें, एक ग्रॉस प्लस है ये, है ना। ये जो बना हुआ है शब्द, एक ग्रॉस प्लस नॉमस से बना हुआ है। एक ग्रॉस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे होंगे फील्ड है टू मैनेज है, मतलब सीधी सी बात है ना कि मैनेज करना है, फील्ड को ही मैनेज करना है ना, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही होता है एग्रोनॉमी इज द एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी कि किसका मैनेज करना है, पहले नंबर पे सॉयल को मैनेज, फिर उसके साथ किसको मैनेज करना है, वाटर को मैनेज को मिला के देखो, क्रॉप को मिला के देखोगे क्रॉप को मैनेज करना ही करना है। सॉइल को कैसे मैनेज करते हैं, सॉइल को इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा हम सिंथेसाइड फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें, है ना। उसमें हम क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा ऐड करने की कोशिश। ऑर्गेनिक मैटर कैसे ऐड करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, है ना। क्रॉप का जो है इन सीटू वहीं पे हम उसको दबा सकते हैं मृदा में, सड़ के ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होगा, है ना। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्रियाशीलता बढ़ेगी। करते हैं सॉइल को। बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। आजकल अगर बात देखेंगे ना, स्कैरिसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। एक अभी देख लो, हाल ही में बारिश नहीं हो रहा है। अब बारिश नहीं होगा तो मॉइस्चर रिज्यू हमारे सॉइल में घट जाएगा। तो हम खरीफ तो किस तरीके से, खरीफ की फसलें तो ले लेंगे ना, जो सीजन चल रहा है खरीफ का, ये तो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन आगे आने रबी की वाली फसलों के लिए मॉइस्चर रिज्यू हमारे सॉइल में नहीं, और जब मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगा सॉइल में, तो हम अगली फसल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो देखते हुए हमें वाटर को भी मैनेज करना पड़ जाता है ना। उसके लिए वाटर सेट बनाते हैं, बढ़िया से पॉन्ड वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ऑन फॉर्म पॉन्ड बना लेते हैं, सबके द्वारा हम वाटर को मैनेज करते हैं, है ना। और ऐसी क्रॉप लेते हैं जिनको आवश्यकता कम हो पानी की, पानी का वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा हो, इस प्रकार की हम इरीगेशन फैसिलिटी देंगे, जैसे माइक्रो इरीगेशन होता है हमारा। ठीक है, ओवरऑल हम इन दोनों को मैनेज करेंगे। बात आती है क्रॉप मैनेजमेंट, है ना। क्रॉप मैनेजमेंट में क्या बात होगी, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट सप्लाई हमको बढ़िया करना चाहिए। न्यूट्रिएंट जो सप्लाई करेंगे, जो भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं ना, वो एक समान मात्रा में जितना प्लांट को आवश्यकता उतना दे। ये कैसे संभव होगा, जब हम सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, सॉइल टेस्टिंग के द्वारा संभव होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें फसल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, तो हमारे वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो किसी क्रॉप की तरफ शिफ्ट, किसी क्रॉप के पेस्ट की तरफ अलग शिफ्ट हो जाए, है ना। और हो सकता है कि वो हमारे फूड चेन में मिले। अब फूड चेन में मिलेगा तो आने वाले समय में कैंसर की बीमारियां आप लोग देख। ये बात हो जाती है एग्रोनॉमी की। हम बात एग्रोनॉमी की कर लेते हैं। एग्रोनॉमी के बाद हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर भी लैटिन वर्ड है ना। लैटिन वर्ड है जो कि बना हुआ है एग्री प्लस कल्चर, है ना, या फिर एग्रोस कल्चर कर लो, है ना। एग्री का मतलब सॉयल, कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। कहीं भी कल्चर जुड़ जाए ना तो समझ जाओ बस कल्टीवेशन करना है, खेती करना है। अब यहाँ पे लोग यही ना एग्रीकल्चर की डिफिनेशन बना देते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज नॉट एग्रीकल्चर, जबकि
जबकि ऐसा सर्वथा गलत है ना, जबकि ऐसा सर्वथा गलत है कि हम ये नहीं कह सकते कि कल्टीवेशन ऑफ सॉयल नोन एंड एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर को अगर बढ़िया से डिफाइन करें ना तो आइए हम डिफाइन करते हैं। अगर एग्रीकल्चर को बढ़िया से डिफाइन करें तो आइए हम आपके साथ डिफाइन करते हैं। कवर, कवर प्राइमरी एंड, कवर प्राइमरी, प्राइमरी एंड लाइक, लाइक फ्यूल फाइबर, कवर फूड फुल फाइबर बाय द optimum use, by the optimum use of terrestrial resources, terrestrial resources, terrestrial, आपको क्या समझ में आ रहा है? कबर प्राइमरी एंड, तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है? हमको क्या चाहिए? प्राइमरी रूप क्या चाहिए? पहले नंबर पे तो फूड चाहिए, दूसरे नंबर पे फाइबर चाहिए, है ना, या फ्यूल चाहिए और फाइबर चाहिए, है ना। तो बात करें फूड की, हमको खाना नहीं मिलेगा तो किसी पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। फाइबर क्यों चाहिए? ये कपड़ा पहन रखे हैं ना, फाइबर का ही बना हुआ है, तो कपड़े पहनने के लिए फाइबर चाहिए, है ना। और उसके बाद करें फ्यूल का, है ना, ईंधन के रूप, तो भोजन बनाना है तो ईंधन चाहिए। अब हम ईंधन भी चाहिए, है ना, फूड भी चाहिए, है ना, यानी कि भोजन चाहिए और रेशा भी चाहिए। ये तीनों चीजें जहां से कवर होंगी उसके दौरान जितनी क्रियाएं की जाएंगी उसको हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। वो भी कैसे? बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ, ऑप्टिमम यूज करेंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा यूज कर लो, है ना, जैसे इस समय हो रहा है, सॉइल का बहुत ज्यादा दोहन, मृदा का बहुत ज्यादा दोहन कर ले रहे हैं हम। वो भी कैसे? बढ़िया से सिंथेटिक फर्टिलाइजर अप्लाई कर दो, भले से उसकी हालत खराब हो जाए, है ना, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए। मृदा का स्वास्थ्य हम लोगों ने ऑलरेडी खराब कर रखा है। अगर आज आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ जाए ना तो साल तक आपको लॉसेस देखने को मिलेंगी, है ना। अगर अभी इस समय आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं आ रहे हैं, अभी हमको क्या अच्छा लगता है कि हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, उसके द्वारा डे बाई डे हमको प्रोडक्शन चाहिए। जबकि ऐसा क्या होता है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो हो जाता है ना, उत्पत्ति ह्रास का नियम फॉलो हो जाता है। आगे हम समझेंगे उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या है। ठीक, ये होता है हमारा एग्रीकल्चर। अगर आप लिखना चाहते हो तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है, तो ये है जो आपको एग्रोनॉमी सोसाइटी की जाएगा, है ना, एग्रोनॉमी सोसाइटी के बुक में आपको जाएगा, बढ़िया से आपको एग्रोनॉमी आती है, एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी की आपको मिलेगा, और यही ऑथेंटिक माना जाता है ना। जो सोसाइटीज की बुक होती है उन्हीं को हम ऑथेंटिक मानते हैं। बाकी अब आप कम्पिटेटिव बुक में पढ़ेंगे तो वो कुछ भी अपने हिसाब से लिख देंगे कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलता है क्रॉप, है ना, क्योंकि अभी तक हम यही सीखे एग्रीकल्चर में क्या करना है, हमको क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड कहाँ से आएगा? सीरियल्स वगैरह उगाते हो ना भाई, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स में दो चीजें ऐड होती हैं, पल्सेस और सीरियल। तो कहाँ से आएगा? क्रॉप उगाएंगे तभी ना मिलेगा। फाइबर के लिए क्या चाहिए हमको? कपास चाहिए, सनहेम्प चाहिए, रेमी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए ना, मेस्टा चाहिए, जूट चाहिए, तो हमको रेशा मिलेगा, और रेशे से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा, आवरण बनेगा किसी चीज को ढकने के लिए। ये चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी? क्रॉप से मिलेंगी। तो हम समझेंगे क्रॉप क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता एक्चुअली में क्रॉप क्या होता है। जानेंगे क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप को अगर बात करें, मान लो धान का एक पौधा है, धान का एक पौधा है, एक पौधे को हम धान की फसल कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पौधा गमले में उगा लिए ना, उससे प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है ना, तो उससे किसी प्रकार का हमारा पेट भरने वाला है ना, किसी मिले ना, कुछ मिल भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर किसी को दिखाना हो ना, दिखा सकते हैं हाँ अच्छा लग रहा है गमले में, बाकी कुछ नहीं सकता। लेकिन इसके पूरे ग्रुप को मान लीजिए कि एक हेक्टेयर लैंड में ग्रुप कर लिया जाए, एक समूह है जो एक हेक्टेयर लैंड में है, उतना ग्रुप किया जाएगा तो यानी कि आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। और जब आर्थिक दृष्टि से किसी पौधों के समूह के द्वारा लाभ होता है तो उसी को हम फसल बोलते हैं। यानी कि पौधों का ऐसा समूह, है ना, पौधों का ऐसा समूह, सॉरी, पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह के द्वारा आर्थिक लाभ हो, के द्वारा आर्थिक लाभ हो, के द्वारा आर्थिक लाभ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे ही हम फसल कहेंगे। ठीक है, अब आपको फसल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि फसल किसे कहेंगे
और प्लांट किसे कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, पौधों का समूह होगा, उससे हमें आर्थिक लाभ होगा, उसी को हम फसल कह देंगे। अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं ना, क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपने सुना होगा एक बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में जब आपने सुना होगा मित्रों, तो एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है, स्थानांतरित खेती, है ना। आज हम यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ पे भूमि में जो उर्वरक शक्ति है उसका उपयोग कर रहे हैं, जब तक वहाँ पे कल्टीवेशन बढ़िया हो रहा है, हमको उत्पादन मिल रहा है, तब तक तो हम खेती करते हैं, है ना, तब तक तो हम खेती करते हैं। जैसे ही लगता है कि उत्पादन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम उत्पादन मिल रहा है, कम प्रोडक्शन मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे जंगल को जलाया और खेती को झूम कहते हैं, तो झूम खेती भी कहते हैं। ये अपने नॉर्थ वाले जो उत्तरी और पूर्वी वाले राज्य हैं ना, सेवन सिस्टर है ना, सेवन सिस्टर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ हद तक ये आपको मध्य प्रदेश में अच्छे से देखने को मिलेगा, उड़ीसा वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हम कौन सी खेती करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर यानी कि झूम खेती करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी खेती करते हैं, मोनोकल्चर वाला। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, अब ये भी जान लो, मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है। यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोनोकल्चर का मतलब क्या होगा, यानी कि एक ही फसल ईयर बाय ईयर लेते रहे। मान लो ज़्यादातर केसेस में राइस ही लिया जाता है ना, राइस के लिए जहाँ भी ये करते हैं ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि झूम खेती, वहाँ पे राइस के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है ना। राइस को कैसी दशा चाहिए होती है, कैसी दशा, कैसा जलवायु चाहिए होता है, सबसे बड़ी बात है उसको ऐसी जलवायु चाहिए होती है हॉट और ह्यूमिड, है ना, यानी कि गर्म तो हो, है ना, गर्म हो लेकिन क्या हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी को राहुल सर ने आपको बताया होगा बढ़िया से कि ह्यूमिडिटी क्या होता है ना। ह्यूमिडिटी 3 प्रकार का होता है, स्पेसिफिक होता है, एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज में आता है वो कौन सा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात इतनी करेंगे ना कि तो मान लो ये ड्राई एयर है ना, उसमें हम मॉइस्चर को ऐड करें, है ना, तो कितने % तक वो सेचुरेटेड हो गया है ना। अच्छा सिंपल समझेंगे, एक गिलास ले लो, मान लो गिलास खाली है ना, उसमें पानी डालो, अब जहां तक पानी भरा है यानी कि उस ग्लास के एरिया में, तो ग्लास के एरिया में जितना पानी भरा है ना, उसको हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर दें कि इतना पानी भरा है और इतना पानी और भर देंगे तो सेचुरेटेड हो जाएगा। मान लो 60 भरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे अगर वही चीज़ हम हवा के साथ देखें तो वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि हवा हमारा जो है 60 तक सेचुरेटेड है यानी कि संतृप्त है, इतना पानी है, 40% पानी और ऐड कर देंगे तो पूरी तरीके से फुल्ली जाएगा, पूरी तरीके से संतृप्त हो जाएगी एयर। ये होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो क्रॉप प्रोडक्शन के बेस से प्रयोग में लाई जाती है ना। ये यूनिट लेस होती है, इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, रिलेटिव क्या है और क्रॉप प्रोडक्शन महत्व। ठीक, तो राइस का कल्टीवेशन करते हैं, तो मोनोकल्चर होता है। मोनोकल्चर में क्या होता है, खरीफ रबी जायद तीनों ऋतुओं में हम क्या करेंगे, राइस, है ना, राइस और राइस ग्रो, है ना। जब तीनों ऋतुओं में हम राइस ग्रो करेंगे, है ना, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, हमेशा 100 देखने को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर मॉइस्चर रिजीम तीनों के तीनों सीजन में है तब तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कुल फसलों की संख्या प्लस ड्यूरेशन, उसके अपॉन में भाग में ड्यूरेशन हो जाता है कि कितने समय में कितनी फसल ग्रो की गई है इंटू 100, है ना। तो 3 फसल अगर एक साल में ग्रो कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन इन केस अब यहाँ पे मोनोकल्चर पढ़ाना आपने, अब अगर हम पढ़े यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग, अगर हम यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग देख लें मेरे भाई, अगर यहाँ पे हम मोनोक्रॉपिंग देख लें, यहाँ पे हम मोनोक्रॉपिंग देख, अब मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, एक साल में यानी कि एक ईयर में, है ना, केवल और केवल एक ही, चाहे वो ले लें, चाहे वो रबी में हम ग्रो, चाहे वो हम जायद में ग्रो, लेकिन पूरे साल के दौरान, है ना, पूरे ईयर के दौरान हम एक ही बार एक ही सीजन में एक ही फसल ले रहे हैं। तो जब एक ही फसल लेंगे, है ना, राइस, केवल राइस का ग्रो करेंगे, वो भी कब, खरीफ में, केवल खरीफ में हम राइस ग्रो कर ले रहे हैं, है ना। जब खरीफ में हम राइस ग्रो कर ले रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है, पूरे साल में एक फसल, एक साल में एक फसल, यानी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, 100 हो जा रही है। तो मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक फसल वाली दशा में, है ना, एक फसल वाली दशा में हमारा हमेशा क्रॉप रोटेशन कितना होगा, 100 होगा। लेकिन जब बात करेंगे मोनोकल्चर का, तो कल्चर में, है ना, इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, या ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ना, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं 100 के बराबर भी हो सकता है, या फिर
100 से ज्यादा हो सकता है। बराबर होगा कैसे? जब एक समय में ही मॉइस्चर अवेलेबल है और एक ही फसल ले पा रहे हैं एक सीजन में, तो हमारे साथ क्या होगा, वो बराबर हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। लेकिन पता चला कि तीनों सीजन में हमारे पास मॉइस्चर है और तीनों सीजन में धान को ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारा वो क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है ना। क्रॉपिंग पैटर्न से पहले हमको जानना होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? कुछ नहीं बात है, अभी तक हम जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हम लैंड को रोटेट कर दे रहे थे, यानी कि एक जगह पे अगर मान लीजिए मृदा में उर्वरता की कमी हुई तो हम क्या कर रहे थे, लैंड को रोटेट करो, भाई यहाँ पे उर्वरता की कमी है, यहाँ पे प्रोडक्शन हमको एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, हम आगे निकल जा रहे हैं, तो आगे निकल रहे हैं, वहां पे खेती कर रहे हैं, फिर वहां पे जंगल जलाया, खेती किया, वहां पे भी पता चला कि फर्टिलिटी लॉस है, यानी कि मृदा में उर्वरता की कमी है, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, यहाँ पे हम ये कर रहे थे कि अब हम लैंड को रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब आगे बढ़े हमने देखा कि एक समय बाद हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब लैंड को रोटेट करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अगर हम लैंड को रोटेट करेंगे तो इतना लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम रोटेट करके रेगुलर डे बाई डे आगे निकलते रहे या ईयर बाई ईयर आगे निकलते रहे, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्रॉप रोटेशन अपनाया। क्रॉप रोटेशन से होता क्या है, मृदा की उर्वरता को हम बनाए रखते हैं, है ना। कैसे बनाए रखते हैं? फसलों के क्रम को, है ना, इस प्रकार से अदल बदल के उगाना, फसलों के क्रम को इस प्रकार से अदल बदल के उगाना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे। कुल मिला जुला के मृदा की उर्वरता बनी रहे, इस प्रकार से फसलों को अदल बदल के उगाएंगे, उनके क्रम को अदल बदल के उगाएंगे, उसी को बोलेंगे क्रॉप रोटेशन या फिर फसल चक्र, उसी को कहेंगे मेरे भाई, है ना। तो फसल चक्र को कैसे डिफाइन करेंगे? मिला जुला के फसलों को अदल बदल कर बोना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे, उसे हम बोलेंगे फसल चक्र। जैसे देखते एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे ताकि आपके दिमाग में वो घर कर जाए, वो समझ में आ जाए कि कैसे होता है क्रॉप रोटेशन, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक ईयर में हमारे पास 3 ऋतुएं होती हैं, है ना। हमारे पास 3 हैं, खरीफ, रबी और जायद, 3 ऋतुएं होती हैं। एक साल में हमारे पास 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, खरीफ, रबी, जायद। अब पता चला आपने खरीफ में क्या किया, राइस ले लिया। हालांकि आप ये जानते भी हैं कि हमारे यहाँ राइस व्हीट का जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न को हम बहुत दुनिया भर के फॉलो करते चले आ रहे हैं कि हम क्या फॉलो कर लेंगे, खरीफ में बढ़िया से राइस उगा लेंगे और रबी में व्हीट उगा लेंगे। तो देखते हैं, तो खरीफ में क्या उगाएंगे, राइस। खरीफ में हमने राइस ले लिया, ठीक है। फिर रबी में जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमने क्या उगा लिया, है ना, रबी में हमने व्हीट उगा लिया, ठीक। फिर जायद में पहुंचे, जायद में भी हमको लगा क्या उगा लेते हैं, जायद में भी हम मेज उगा लेते हैं, है ना, जायद में भी हम मेज उगा लेते हैं। अब हमको क्या हुआ, अब तीनों सीजन में हमने सीरियल्स उगाई है और आपको ये पता होता है कि सीरियल जो है वो एक झष्टी क्रॉप है ना, पूरी तरीके से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको खत्म कर देता है और थोड़ा बहुत एलिलोपैथिक इफेक्ट भी डाल देता है, जो आगे आने वाली फसल को, उसके जर्मिनेशन को, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कहीं ना कहीं रोकता है, उसके जर्मिनेशन को, ग्रोथ को रोकता है ना। तो इसी को हम रोटेट करेंगे, है ना, इसको हम रोटेट करेंगे, इसको हटा देंगे, है ना। हम कैसे उगाएंगे, अगर मान लो गलती से हमने खरीफ में कोई भी सीरियल वाली फसल ले ली, धान्य फसल ले ली है, जैसे मान लो मेज उगा लिया हमने खरीफ में, है ना, खरीफ में हमने मेज उगा लिया, तो रबी में हम ऐसा करेंगे कोई दलहनी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ है, मृदा में जितने भी प्रकार के एलिलोपैथिक इफेक्ट आए हैं तब तक दूर किया जाए और मृदा में फर्टिलिटी को फिर से रिस्टोर किया जाए, है ना, फिर से रिस्टोर करके उसे लाया जाए। तो हम क्या करेंगे, रबी में कोई भी पल्स वाली क्रॉप, रबी की कोई भी पल्स क्रॉप उगा लेंगे, दलहनी फसल कोई भी उगा लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम पी उगा लिए, यानी कि मटर उगा लिया हमने, रबी में हम क्या किए, मटर उगा लिए। अब हम चाहें तो जायद में भी रबी मतलब कोई भी किसी प्रकार की पल्स ले सकते हैं, क्योंकि रबी में एक बार पल्स ले चुके हैं, चाहे तो पल्स ले, चाहे तो हम फिर क्या करें, किसी प्रकार की कमर्शियल क्रॉप भी उगा सकते हैं, या फिर चाहे कि हम अपने आवश्यकता के लिए जैसे हम ककम्बर वगैरह भी उगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, जायद में ककम्बर उगा ले रहे हैं, यहाँ पे ककम्बर यानी कि ककड़ी वगैरह उगा ले रहे हैं। अब इसी को देखो, अब इसी को हम फिर से रोटेट कर दें, है ना। अब यहाँ पे हमने अब की बार रबी में दलहनी फसल लिया था, अगली बार हम खरीफ में दलहनी फसल ले लें, है ना। खरीफ में दलहनी फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, उर्द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, है ना, ये सारी चीजें हम उगा सकते हैं। तो हम खरीफ में अगली बार फिर रोटेट कर दे रहे हैं, यानी कि कुल मिला जुला के फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर उगाना है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, है ना। इसी प्रकार से इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, यानी कि फसल चक्र के प्रिंसिपल्स कुछ इस प्रकार हैं। जैसे
अगर हम पहली बार में कोई दलहनी फसल ले रहे हैं किसी सीजन में, तो अगली बार कौन सी फसल लेंगे? दलहनी फसल लेंगे। अगर मान लो गहरी जड़ वाली फसल उगाया है हमने, तो अगली बार हम कौन सी? कम गहरी जड़ वाली फसल उगाएंगे। अगर मान लो कि इस प्रकार से हमने सीरियल्स लिया, तो अगली बार पल्सेस लेंगे। अगर अधिक गहरी जड़ वाली है तो अगली बार कैसी फसल लेंगे? कम गहरी जड़ वाली। और अगर अधिक खाद चाहने वाली, यानी कि अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल उगाए हैं, जैसे कि गन्ना, गन्ना को अधिक उर्वरक चाहिए होता है ना, हैवी फीडर क्रॉप है, तो अगली बार ऐसी फसल लेंगे जिसको बहुत कम चाहिए होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट अगर सॉइल में अवेलेबल है तो भी अच्छा ग्रो कर जाए। जैसे मान लो हमारा पल्सेस वगैरह, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी अपने यहाँ पे स्टोर करते हैं सॉइल में, है ना। ठीक है, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन सबको पता है कि फसल को अदल बदल कर इस प्रकार से उगाना जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का। अब समझना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्योंकि अभी तक आपने जो समझा है ना उसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो समझ में आएगा आपको क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। समझ में आएगा आपको क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्या सा मतलब समझो। मान लो आप किसी एरिया में रह रहे हैं, चलो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैं अयोध्या रीजन का हूँ। अगर मैं अयोध्या रीजन में हूँ तो एक सीजन में देखने को मिलता है, जैसे अब कभी खरीफ चल रहा है ना, आपको राइस एकदम से देखने को मिलेगा, है ना। आप रबी में आएंगे, खरीफ की वजह से ही रबी में आए तो आपको व्हीट देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, किसी भी लोकेलिटी पे ना जो वहाँ के मेजोरिटी है, किसानों की मेजोरिटी है ना, किस प्रकार से फसलों का अरेंजमेंट और फैलोलैंड यानी कि परती का अरेंजमेंट कर रहा है, फसलों का अरेंजमेंट और परती यानी कि फैलोलैंड दोनों का अरेंजमेंट किस प्रकार से रख रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। जैसे मान लो उसने क्या किया, उसने खरीफ में उगा लिया राइस, खरीफ में उगा लिया राइस, और उसके बाद क्या किया, रबी में फैलोलैंड छोड़ दिया, है ना। तो एक प्रकार का वो पैटर्न हो गया। वहां पे जो लोकेलिटी है, जो मेजोरिटी वहां पे कैसे फॉलो कर रही है, वहां की मेजोरिटी फॉलो कर रही है एक प्रकार से कि हम खरीफ में क्या करेंगे, राइस लेंगे, लेकिन रबी को क्या करेंगे, रबी सीजन में क्या करेंगे, रबी सीजन में फैलोलैंड छोड़ देंगे, है ना। कुल मिला जुला के फैलोलैंड और क्रॉपलैंड इसका किस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहा है वहाँ का लोकल मेजोरिटी है किसान की, वो किस प्रकार से मैनेज कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। कुल मिला के स्पेशल अरेंजमेंट इन अ ईयर, है ना, जगहों को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है फसलों के रूप में और परती के रूप में, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जब, तो हमको सीखने को मिल जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, अभी तक आपने जो भी सीखा है यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न सीखा, अब यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम में क्या करेंगे आप, क्रॉपिंग सिस्टम में लिखा है गया क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का सीधा सा मतलब, क्रॉपिंग जो भी कर रहे हैं, जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो भी रोटेशन फॉलो कर रहे हैं ना, उसको एक सिस्टम में रखना है। सिस्टम में कैसे रखोगे, आपके फार्म पे जितने भी रिसोर्सेस हैं, है ना, जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, रिसोर्सेस के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करा रहे हैं, किस प्रकार से सिस्टम बैठा रहे हैं उनके साथ, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। यानी कि कुल मिला जुला के जो फार्म रिसोर्सेस हैं उनको किस प्रकार से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम के क्रम में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सीखने के लिए हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब रिसोर्सेज का मतलब थोड़ा सा समझेंगे आप। मान लीजिए आपके फार्म पे सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा अवेलेबल होगी मेरे भाई, तो आप इस प्रकार से फसलों को उगाएंगे कि जिन फसलों को अधिक से अधिक सिंचाई चाहिए हमें उन्हें ही उगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा है। अब पता चला बगल में है, सिंचाई दूसरे से लेना है, हमारे फार्म पे सिंचाई की सुविधा है ही नहीं। पता चला फसल के लिए मांगने गए कि भैया हमको पानी चाहिए, हमारा गेहूँ जो है वो CRI स्टेज पे पानी दे दीजिए, पानी के लिए मना कर दिया। अब गेहूँ में आपको पता है कि 6 सिंचाई चाहिए होती है, अगर बढ़िया से प्रोडक्शन करना है तो 6 सिंचाई देनी है, 6 सिंचाई नहीं दे पा रहे हो, वो भी खासकर CRI स्टेज पे, तो कैसे ग्रो करोगे गेहूँ, है ना। इस प्रकार से समझेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है जितने भी रिसोर्सेस हमारे फार्म पे उपलब्ध हैं उनके साथ इंटरेक्शन करा के उनका मैनेजमेंट करके प्लस इन्वायरमेंट को देखते हुए क्रॉप को ग्रो करना, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, है ना। तो क्रॉपिंग सिस्टम में हमको देखने को मिलता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, है ना, प्लस मैनेजमेंट। जैसा कि आपने समझा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब हमने आपको सीधे से शब्द बता दिया है, कहीं पे सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है
तो हम उस प्रकार की फसल उगाएंगे जिनको सिंचाई चाहिए, है ना, और उनसे हम अच्छा खासा लाभ लेंगे, आर्थिक लाभ होगा हमको। हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है तो हम उस प्रकार की फसल उगाएंगे जिनसे हमें आर्थिक लाभ हो और उन मशीनरी का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाए और हमको लाभ भी हो। तो सीधा सा मतलब होता है क्रॉपिंग सिस्टम का, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉप मैनेजमेंट और प्लस इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को देखते हुए ही खेती करते हैं, है ना, इन्वायरमेंट को देखते हुए खेती करते हैं। जैसे आज के परिदृश्य में आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेटिक रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, यानी कि जलवायु के अनुकूल कृषि कर रहे हैं, है ना, क्योंकि देखने को मिलेगा ही जलवायु की दशा में बदलाव आ गया है। अभी जैसे इस समय खरीफ सीजन अच्छा खासा बारिश हमको रिसीव होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून के दौरान लगभग 75% मॉइस्चर मिल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही, तो उस प्रकार से वैरायटी डेवलप की जाएंगी, उस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे तो हम क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे। तो उसी का मतलब होता है क्रॉपिंग सिस्टम, ये होता है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा क्रॉप रोटेशन। क्या होता है क्रॉप रोटेशन, आपने देखेंगे क्रॉप रोटेशन आपने देखा, फसल चक्र क्या है वो समझ में आ गया। अब देखें क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है ना, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात करेंगे, यानी कि एक फसल चक्र में कितनी गहनता है, कितनी गहन तरीके से हमने इस फसल चक्र को ग्रो किया है, तो इस फसल चक्र में कितनी गहनता, उस गहनता को चेक करने के लिए हम एक इंडेक्स चेक करते हैं ना। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देखते हैं फिर आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देंगे कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है ना। तो फार्मूला क्या होता है, कुल फसलों की संख्या, कुल फसलों की संख्या, कुल फसलों की संख्या बटा में ड्यूरेशन या फिर समय लिख लो, है ना, या फिर समय लिख लो, समय कैसे रहेगा वर्ष में, है ना, तो यानी गुणा में 100 हो जाएगा। यानी कि एक फसल चक्र में, है ना, एक ईयर में हम कितने फसल ग्रो कर पा रहे हैं उनकी संख्या, और या फिर एक ईयर में कितने फसल ग्रो कर पा रहे हैं उनकी संख्या रखेंगे, और कितना समय लगा, मान लो एक ईयर लगा हुआ तो एक ईयर रख देंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक ईयर में 3 आ जाती है, खरीफ रबी जायद, है ना। अब तीनों में हमने सिर्फ एक एक फसल लिया हुआ है, मान लो हमने खरीफ में क्या लिया, राइस, रबी हमने पोटैटो ग्रो कर लिया, और जायद में हमने ककम्बर। अब 3 फसलें अगर हमको मिल गई मेरे भाई, तो 3 फसलें क्या हो गई, कुल फसलों की संख्या हो गई। समय कितना लगा, 1 साल, है ना, 1 साल लगा हुआ है। अब गुणा में 100 है ना, अब गुणा में 100 है तो कितना परसेंटेज आ गया, इंटेंसिटी कितनी आ गई, गहनता कितनी आ गई, 300% हमको यहाँ पे गहनता मिल गया, है ना, परसेंट यहाँ पे हमको गहनता मिल गया। यही होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, है ना। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि फसल चक्र गहनता क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन डालेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लेके आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे, जहां पे भी आपको लगेगा सर यहाँ पे एक बार फिर से समझाना चाहिए आपको, आप कमेंट में वो बताइएगा, हम अगली वीडियो में फिर से उसको आपको हम समझा देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, है ना, बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, यानी कि फसल गहनता, है ना। अब इसमें थोड़ा सा अंतर, अभी तक हम रोटेशन में चेक कर रहे थे, अब किसी लोकेलिटी पे चेक करेंगे, है ना। जैसे मान लो प्रयागराज है, प्रयागराज की लोकेलिटी में, है ना, यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है ना, जो क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है उसमें कितनी गहनता है ना। एक ईयर में जो क्रॉपिंग स्कीम बना के यहाँ के किसान ग्रो कर रहे हैं फसल, उसमें कितनी गहनता है, कितनी ज्यादा गहन तरीके से खेती कर पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब तक हम रोटेशन में चेक कर रहे थे तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बोल रहे थे, लेकिन हम अब एक लोकेलिटी को चेक करेंगे, किसी लोकेलिटी में कितनी गहनता है, वहां पे जो फसल चक्र क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसमें कितनी गहनता है, तो हम क्या बोलेंगे उसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे तो थोड़ा सा हमको समझ में आएगा, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो बढ़िया से समझ में। ठीक है, तो फार्मूला देखते हैं क्या होता है, कुल कृषित कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र बटा में शुद्ध कृषि क्षेत्र, बटा में शुद्ध कृषि क्षेत्र, गुणा में 100। अब समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात तो कुल कृषि क्षेत्र क्या है और शुद्ध कृषि क्षेत्र।
अगर हम आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बताएं तो आप थोड़ा सा और हिंट पा जाएंगे समझने के लिए, है ना। जैसे बात करें कुल कृषि क्षेत्र यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना। शुद्ध की बात करें नेट कल्टीवेटेड एरिया, है ना, नेट कल्टीवेटेड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है, ये जानना जरूरी हो जाता है हमारा। तो अगर हम पहले समझे नेट कल्टीवेटेड एरिया, जैसे मान लीजिए आपके पास या हमारे पास ही कह लीजिए, हमारे पास कुल 1 हेक्टेयर लैंड है ना, कुल 1 हेक्टेयर लैंड है, तो उसे क्या बोलेंगे, नेट कल्टीवेटेड एरिया। हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उसको बोलेंगे नेट कल्टीवेटेड एरिया। अब ग्रॉस कल्टीवेटेड क्या होगा, उसी 1 हेक्टेयर एरिया को एक साल में एक बार से कितनी ज्यादा बार ग्रो कर रहे हैं, है ना, उस पर कितनी बार फसलों को ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना। जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसी को एक ईयर में हम कितनी ज्यादा बार, मतलब मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा कितनी बार ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो आपको नेट और ग्रॉस में समझ में आ गया होगा। जैसे बोलते हैं नेट इरिगेटेड एरिया और बोलते हैं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, है ना, यानी कि शुद्ध सिंचाई वाला क्षेत्र और कुल सिंचाई क्षेत्र क्या है। तो शुद्ध की बात करें यानी कि नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें तो जितने एरिया में हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, टोटल को शुद्ध सिंचाई वाला क्षेत्रफल, है ना। और मोर देन वंस, एक ईयर में कितनी ज्यादा बार हम उससे सिंचाई कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कुल सिंचाई वाला क्षेत्र, यानी कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्र क्या है और शुद्ध कृषि क्षेत्र क्या है। अगर ये फार्मूला आप लोगों ने अपनी कॉपी पे, ये सूत्र आप अपनी कॉपी पे लिख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आपको समझ में आएगा कि कुल कृषि क्षेत्र का मतलब क्या है और शुद्ध कृषि क्षेत्र का मतलब क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्रॉपिंग क्या होती है, गहनता क्या होता है। ठीक है, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि इसको किसने दिया है तो क्या सा नाम बताना, मीनगे ने दिया है इसे, है ना, मीनगे साहब ने इसे दिया है। मीनगे साहब ने क्या दिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स को दिया है मीनगे साहब ने, तो याद रखना। हालांकि पूछे ना पूछे, जेआरएफ के एग्जाम में एक बार पूछा गया है फिलहाल, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो याद रखना मीनगे साहब ने क्या दिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स दिया है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, एक ईयर में यानी कि एक साल में ना, एक साल में हमारे पास 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद, एक साल में 3 ऋतुएं हमें मिल जाती हैं ना, एक साल में हमें ये 3 ऋतुएं मिल जाती है, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, और हमारे पास अभी हमने बताया हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, बस 1 हेक्टेयर लैंड है। शुद्ध कृषि क्षेत्र जो हमारे पास नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो कितना है, 1 हेक्टेयर ही है ना। तो कितना शुद्ध कृषि क्षेत्र यानी कि नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी कि शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है, 1 हेक्टेयर है। अब ये 1 हेक्टेयर जो हमारे पास एरिया है, ऐसा तो है नहीं कि रबी में रहेगा जायद में खत्म हो जाएगा, ना रबी में उतना जायद में भी है हमारे पास, है ना। तो मान लो इस 1 हेक्टेयर एरिया पे हमने खरीफ में क्या किया, राइस ग्रो कर लिया, है ना, राइस को उगाया यानी कि धान की फसल। और फिर जब हम इसकी कटाई करेंगे ना, धान की कटाई कर लेंगे, तो रबी में फिर से खाली हो गया ना हमारा 1 हेक्टेयर लैंड, ये लैंड फिर से खाली हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी 1 हेक्टेयर लैंड पे हमने पोटैटो ले लिया, पोटैटो ले लिया। अब ये पोटैटो है ना, जो रबी में हमने उगाया है, ये जायद में जाके खाली हो जाएगा, फिर से हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल हो जाएगा, है ना। फिर जायद में चला, हमने 1 हेक्टेयर में क्या किया, ककम्बर उगा लिया, है ना, यानी कि खीरा ककड़ी कुछ भी उगा लिया जायद में। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे, 1 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे, 1 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे, टोटल एक ईयर में हमने 3 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट किया है ना। टोटल हमने 3 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट किया, लेकिन शुद्ध हमारे पास कितना है, 1 हेक्टेयर है ना। शुद्ध हमारे पास कितना है, 1 हेक्टेयर है। इससे आप फार्मूला को जरा सा देखेंगे, सूत्र को अगर देखेंगे ना, तो कुल कृषि क्षेत्र हो गया 1 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर हो गया, है ना। तो बात करेंगे कुल कृषि क्षेत्र का तो वो हो गया 3 हेक्टेयर, लेकिन शुद्ध कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो कितना है, 1 हेक्टेयर है, यानी कि 3/1 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज मिल गया इंटेंसिटी, 300% हमको इंटेंसिटी मिल गई। ये होती है क्रॉपिंग, है ना। यहाँ तक की चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं, आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बढ़िया से कुछ बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा और वो सारी चीज़ें बताऊँगा, वो ऐसे तरीके से बताया जाएगा जिससे आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए। बिल्कुल आपके लैंग्वेज में आपके तरीके से समझाएंगे हम,
क्या होता है, क्रॉप से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से सीखेंगे तो हम आगे किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है ना, एग्रीकल्चर के बाद हमने जाना एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी के बाद हमने क्या सीखा, हमने देखा कि अब क्रॉप क्या है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, तो क्रॉप क्या होता है। क्रॉप के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े क्रॉप रोटेशन को देखा है ना, क्रॉपिंग पैटर्न को देखा, क्रॉपिंग सिस्टम को देखा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को चेक किया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कर लिया है। इसके बाद अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम फसलों के क्रम में देखेंगे किस फसल को क्या बोलते हैं और कौन कौन सी फसलें कैसे ग्रो की जाती हैं। लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम के दौरान ही एक चीज का अध्ययन करते तो देखते हैं हम क्या, तो देखते हैं हम अगर इंटर कल्टीवेशन की बात करें है ना, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब क्या है, अंतरा सस्टेन है ना। इस प्रकार का मान लो फसल उगा रहे हो, कुछ नहीं करना है, कोई भी फसल उगा रहे हो, जो आप प्योर क्रॉप ले रहे हो, सोल क्रॉप ले रहे हो, तो किसी क्रॉप को इंटर कर दोगे। जैसे ही आपने कोई क्रॉप कोई फसल इंटर किया तो उसे क्या बोल देंगे, इंटर क्रॉपिंग बोल देंगे या फिर इंटर कल्टीवेशन बोल देंगे। तो उसी शब्द को क्या बोल देंगे, इंटर क्रॉपिंग या फिर इंटर कल्टीवेशन बोल देंगे, है ना। तो इंटर कल्टीवेशन में क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉपिंग इंटर कल्टीवेशन में क्या होता है, किसी भी फसल को है ना, किसी दो फसल को निश्चित रो पैटर्न में और निश्चित अनुपात में उगाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कल्टीवेशन बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इंटर कल्टीवेशन या फिर इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे, है ना, इंटर कल्टीवेशन या फिर इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे और उसी को अंतर सस्टेन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें मिक्स क्रॉपिंग की, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग दोनों अलग अलग है। क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग दोनों ये अलग अलग है। क्रॉपिंग की बात करेंगे जब हम क्रॉप को मिक्स करेंगे, किसी फसल को मिक्स करके उगा रहे हैं, है ना, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, बाई हैंड उसके सीड को मिक्स करके उगा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग। और फार्मिंग का मतलब जब खेती है ना, जितनी भी खेती है, चाहे वो मछली की खेती कर लो है ना, चाहे वो मुर्गी की खेती कर लो, वो खेती ही है। जब खेतियों को मिला के है ना करके बढ़िया से संचालन करेंगे या फिर उनको रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको क्या हुआ, मुर्गी फार्म अगर है हमारे पास है ना, मुर्गी फार्म से हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ से उनका मैन्योर मिल जाएगा और मैन्योर ला के हम अपने फील्ड में अप्लाई करेंगे, वहाँ से फसलों को अच्छे से ग्रो करेंगे। फार्मिंग का मतलब जो हम फार्मिंग सिस्टम को यानी कि खेती को अलग अलग करेंगे तो उसे बोलेंगे हम मिक्स फार्मिंग। और जब क्रॉप यानी कि फसल के बीज को उसके सीड को फिजिकली मिक्स करके है ना, बिना किसी रो पैटर्न के, बिना किसी अनुपात के है ना, यानी कि बिना किसी निश्चित पंक्ति या बिना किसी उसके सीड के अनुपात के या बीज के अनुपात के ग्रो कर देंगे तो उसे बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग। कभी कभी पूछा जाता है मिक्स क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है ना, या फिर इसके जनक कौन है, जनक कौन है, ला फिलिट्जे साहब हैं। जनक कौन है, ला फिलिट्जे साहब हैं, ला फिलिट्जे साहब हैं। ला फिलिट्जे साहब ने 1928 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट ला फिलिट्जे साहब ने 1928 में दिया था। ठीक है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर क्रॉपिंग से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंटर क्रॉपिंग में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे पैरेलल क्रॉपिंग पढ़ेंगे, कैंपेनियन क्रॉपिंग पढ़ेंगे, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है ना, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्रॉप से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं अगले वीडियो में हम ये चाहेंगे उसे खत्म कर पाएं और फिर हम आपके क्रॉप प्रोडक्शन वाले क्षेत्र पे पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे सारे क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट लगे जो ना समझ में आया हो, इसको फिर से समझाया जा सकता है, और कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा और हम आपको आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे।